हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। आज फिर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के क्यों रहने वाले हैं ये तो आपको क्लास देखने के बाद ही यहाँ पर पता लगने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर आप बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी एक समूह को सर्वदाता माना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे वर्ग ओ, वर्ग ए, वर्ग ए बी या वर्ग बी। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी एक समूह को सर्वदाता माना जाता है। तो यहाँ पर सर्वदाता की बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही होगा, वर्ग ओ को सर्वदाता माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है सर्वग्राही के बारे में कि किस वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है। तो यहाँ पर सर्वग्राही की बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए बी वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ग ओ। वर्ग ओ को सर्वदाता माना जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वर्ग ओ के समूह को सर्वदाता माना गया है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रक्त की लाल कणिकाओं में और प्लाज्मा के द्रव सिरों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व होते हैं। इसी आधार पर रक्त को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर रक्त को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वर्ग कौन कौन से है, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी और वर्ग ओ। ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जाता है तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे कार्बन, फाइब्रिन, सल्फर या एंजाइम्स। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है। तो हमारे रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिन प्रोटीन होता है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हमारे रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फाइब्रिन रक्त के थक्के में शामिल एक रेशेदार गैर गोलाकार प्रोटीन है। यह फाइब्रिनोजन पर प्रोटीन थ्रोम्बिन की क्रिया यानी कि पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीमराइज्ड फाइब्रिन प्लेटलेट के साथ मिलकर घाव स्थल पर एक हेमोस्टेटिक फ्लग या रक्त का थक्का बनाता है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती है और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए बेसोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट या एरिथ्रोसाइट। यूपी LT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती है और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है तो वे कौन सी यहाँ पर होंगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह होती है लिम्फोसाइट। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटे होते हैं और यहाँ पर इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिराणु की संख्या का 20 से 40% तक होते हैं। तो ये यहाँ पर श्वेत रुधिराणु की संख्या का कितने प्रतिशत होता है, 20 से 40% तक होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 15 से 2500 तक होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी बनाना है। तो इनका कार्य भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पुरकुंजे तंतु होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे हृदय में, त्वचा में, वृक्क के नेफ्रॉन वे, मस्तिष्क में या मस्तिष्क में। जैसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको यहाँ पर बताना है कि पुरकुंजे तंतु होते हैं। अगर हम यहाँ पर पुरकुंजे तंतु की बात करें तो ये हृदय में होते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हमारे शरीर में पुरकुंजे तंतु होते हैं जो हृदय में उपस्थित होते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय में एंटीवेंट्रिकुलर नोड ANV के उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं। साथ ही दाएं और बाएं निलय को उद्दीपित करते हैं जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। और फ्रेंड जो हम आपको व्याख्या कराते चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहे होंगे, साथ ही आपको एक ही व्याख्या से 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे आप साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दबाव, शारीरिक निष्क्रियता, बढ़ा हुआ
लिपोप्रोटीन या बुरा भोजन। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। इसमें पूछा गया है कि एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदय वाही रोगों को कम कर सकते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शारीरिक निष्क्रियता। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, तो आपको बताना है कि वह धमनी कौन सी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, बाई हार्दिकी की धमनी, दाई हार्दिकी की धमनी, फुफ्फुसी धमनी या ग्रीवा धमनी। GIC 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है वह होती है यहाँ पर फुफ्फुसी धमनी। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, प्लीहा में, यकृत में, अस्थिमज्जा में या लसिका में। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। RBC में क्या नहीं होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, पानी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या केंद्रक। यूपी पीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि RBC में क्या नहीं होता है। तो RBC में केंद्रक नहीं होता है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC में केंद्रक नहीं होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह पूरे रुधिर का 40% होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये पूरे रुधिर का कितने प्रतिशत भाग इसका होता है, तो 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इसकी औसत आयु 120 दिन की है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा गया है कि इसकी आयु कितने दिन की होती है, तो 120 दिन की होती है। इसकी खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही व्याख्या से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, प्रतिरोधात्मकता, ल्यूकेमिया, हेमरेज या रक्ताल्पता। यूपी पीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अपना जल्दी से आंसर दीजिए, आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन ल्यूकेमिया कहलाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन ल्यूकेमिया कहलाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ल्यूकेमिया खून से जुड़ी ही एक गंभीर बीमारी है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है या ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया को यहाँ पर ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर में WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये भी इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स की संख्या सामान्य रूप से बढ़ जाती है। जब WBC के DNA को क्षति पहुंचती है तो ल्यूकेमिया बीमारी विकसित होती है। इस कैंसर की कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बढ़ती है और अस्थि मज्जा में रहकर स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को सामान्य रूप से बढ़ने और कार्य करने से रोकती है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए 15 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। यूपी पीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है 7 माइक्रोमीटर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रिदम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय गति या कार्डियक आउटपुट। यूपी पीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो यहाँ पर रक्त की मात्रा को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, थायराइड ग्रंथि से
अमाशय से, पैराथायराइड ग्रंथि से या यकृत से। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, तो आपको बताना है कि किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को। और जो बच्चे यहाँ पर क्लास में पहली बार आए हैं वे बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि यहाँ पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से यहाँ पर मिलते रहे। और आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर होंगे। आज ही क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है, बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। तो चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। रक्त हानि की रोकथाम खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, स्कंदन, रक्त का थक्का जमना, समस्थिति या इरिथ्रोपोएसिस। पीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त हानि की रोकथाम यहाँ पर रक्त का थक्का जमना कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देख, कृत्रिम रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता या इनमें से कोई नहीं। जीआईसी 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये यहाँ पर प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, शिराएं, कोसा, धमनी या केश वाहिनी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। तो संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती है शिराएं। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिराएं संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस लाती है। पल्मोनरी शिराओं के अलावा इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इनकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है। इनका भीतरी व्यास अधिक होता है। इनमें रुधिर बहुत कम दबाव के कारण सामान्य गति से बहता है। ये रुधिर न रहने पर चिपक जाती है। इनका रंग नीला या बैंगनी होता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह प्राय त्वचा के समीप होती है। इनके हर समय रुधिर का लगभग 75% यहाँ पर अंश भरा रहता है। तो यहाँ पर इनमें हर समय रुधिर का लगभग कितने प्रतिशत अंश भरा रहता है? तो 75% भरा रहता है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये भी आप व्याख्या ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ से हर एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसके साथ साथ आप नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16। अमाशय के पीछे तथा उदर के बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, तिल्ली, अमाशय, यकृत या कोई नहीं। टीजीटी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उसे तिल्ली कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लीहा यानी कि स्प्लीन या तिल्ली, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोधक की तरह कार्य करता है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं यही रिसाइकल होती है तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट यही स्टोर होते हैं। इसी कारण इसे WBC का बैंक तथा RBC इनके लाल रक्त कोशिका कब्रगाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा गया है कि यहाँ पर RBC का यहाँ कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलेगा। और यहाँ पर WBC का बैंक भी इसे ही कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी हिस्से में बाएं कोने पर लसिका के समान अंडाकार लंबाई में लगभग 3 से 5 इंच होती है। इसके बढ़ने से मलेरिया, धातु क्षय, रक्ताल्पता जैसी समस्या उत्पन्न होती यानी कि जन्म लेती है। ये भी आप यहाँ पर नोट करते ही चलेगा कि इसके बढ़ने से कौन कौन सी यहाँ पर बीमारियाँ हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। खालिस्तान शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड या हीमोग्लोबिन। पीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। हीमोग्लोबिन शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्णता तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, थ्रोम्बोसाइट को खाली स्थान भी कहते हैं। आपको बताना है कि थ्रोम्बोसाइट्स को और क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। पीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आज कितनी महत्वपूर्ण क्लासें रहने वाली है, जिससे यहाँ पर एक ही टॉपिक से पीजीटी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो इस क्लास को यहाँ पर ध्यान से देखते ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर बस क्लास को अंत तक धैर्य से यहाँ पर देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 7 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर या 1.5 लीटर। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 लीटर तक होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का पीएच है। ऑप्शन यहाँ पर देखें 7.2, 8.5, 6.5 या 7.4। आपको यहाँ पर रक्त का पीएच मान यहाँ पर बताना है। पीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम भ्रूण होगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे धनात्मक, ऋणात्मक, परिपक्व, पूर्ण या यहाँ पर मृत प्रसव। टीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका परिणाम होगा धनात्मक भ्रूण। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त शर्करा के स्तरों को नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे बारंबार मूत्र त्याग व सुस्ती, प्यास लगना एवं बारंबार मूत्र त्याग, प्यास लगना एवं सुस्ती है, प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती है। आपको यहाँ पर बताना कि रक्त शर्करा के स्तरों को नियंत्रित न होने पर सामान्य लक्षण आपको क्या दिखाई देते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती है, तो ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें खाली स्थान हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें सर दर्द, बुखार, चेचक या अनीमिया। टीजीटी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हमें एनीमिया हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ए, ओ, बी या ए बी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 12 और 13 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वग्राही रुधिर ग्रुप कौन सा होगा। अगर आपने हमारा पहले क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है, तो आप इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सर्वग्राही रुधिर ग्रुप होता है ए बी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पल्मोनरी में, गैस्ट्रिक एवं रीनल में, पल्मोकोटनियस में या कोरोनरी में। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती है पल्मोनरी में। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पल्मोनरी महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है। यह शरीर
से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी यानी फेफड़े में ले जाती है। ध्यातव्य है कि शरीर में रक्त परिवहन धमनी और शिराओं के मध्य से संपन्न होता है। शिराएं जहां शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए हृदय में ले जाती है, वही धमनियां हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। परंतु पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचाती है तथा पल्मोनरी महाधमनी फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आप इनके कार्य को भी आप ध्यान से यहाँ पर देखते चले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? ऑप्शन यहाँ पर देखे यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े या हृदय। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ईसीजी हृदय की सही जानकारी देता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ईसीजी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कनों, इनके हृदय और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इस जांच में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेश की वजह से होती है। इस आवेश की वजह से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हृदय से रक्त प्रवाहित करती है। इसकी गतिविधियों का पता लगाकर हृदय रोगों का निदान किया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन या इनमें से सभी। पीजीटी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन इनमें से सभी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का एक द्रव भाग है जो कि रुधिर का 55 से 60% तक होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा यहाँ पर द्रव के यानी कि रुधिर के भाग का कितना प्रतिशत तक होता है, तो 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल तथा शेष 8 से 10% में कई प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का हिस्सा होता है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। प्लाज्मा में इन प्रोटीनों का हिस्सा लगभग 7 से 8% तक होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक व्याख्या से आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्फिग्नोमेनोमीटर से माप सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, श्वसन दर, नाड़ी दर, रक्तचाप या उपरोक्त सभी। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्फिग्नोमेनोमीटर से माप सकते हैं हम उच्च यहाँ पर रक्तचाप। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? अगर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया है। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? ए बी और ओ। पहले ही ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी 1902 में। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा। तो यहाँ पर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1902 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ से कई बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, अस्थि मज्जा में, यकृत में, गुर्दे व अस्थि मज्जा दोनों में। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आपको बताने की लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अस्थि मज्जा हमारी अस्थि का मुलायम और स्पंजी केंद्र है, जहाँ रक्त का उत्पादन होता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली
स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है, जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC, लाल रक्त कोशिकाओं RBC तथा प्लेटलेट्स में विकसित होती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करती है तथा लाल कणिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है एवं रक्त प्लेटलेट्स स्राव रोकने तथा रक्त यहाँ पर थक्का बनाने में मदद करती है। तो इनके RBC, WBC और प्लेटलेट्स का कार्य भी यहाँ पर दिया गया है, इन्हें भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इस व्याख्या से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रक्त में से लाल रंग अलग होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं या रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं। PGT 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा थ्रोम्बिन की उपस्थिति से यहाँ पर रक्त जमता है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, सिस्टोलिक दाब होता है जब, ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, रक्त दाब निम्न होता है, रक्त दाब सर्वाधिक होता है, रक्त दाब नहीं के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। PGT 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सिस्टोलिक दाब होता है जब। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्त दाब सर्वाधिक होता है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा या थायराइड ग्रंथि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। PGT 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखें, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताने कि रोग उत्पादन करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। WBC हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणुओं का नाश करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एक वयस्क मानव के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर लीटर रक्त में होती है। WBC की संख्या यहाँ पर असाधारण बढ़ोतरी को ल्यूकेमिया या यहाँ पर रक्त कैंसर कहते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है WBC। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम आपको अभ्यास प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है विटामिन C, फोलिक एसिड, विटामिन D या प्रोटीन। PGT 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं फोलिक एसिड, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फोलिक एसिड विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। यह शरीर में लाल रक्त कणिकाओं तथा अन्य रक्त कोशिकाओं के विकास के लिए अति आवश्यक होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भोजन में पाए जाने वाला फोलिक एसिड फोलेट के रूप में प्राप्त होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा। आइए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, फोगोसाइट्स एक प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, बिंबाणु का, WBC का, लसिका का या RBC का। PGT 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज की क्लास में जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए वो आपको श्रृंखला कैसी लगी ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का स्कोर आपका कितना रहा, आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये सब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।